दोस्तों पे से विष कन्या का जहर। ये कवर चित्र है दोस्तों। बल्लमगढ़ के राजा अवती सेन अपनी रानी मधुलता के साथ उद्यान में उद्यान में घूम रहे थे। तभी महाराज जैतपुर के राजा का दूत आया है। उसने यह पत्र आपकी सेवा में भिजवाया है। राजा ने अवती सेन ने पत्र पढ़ा। राजा अवती सेन, आज से 10 दिन पश्चात बसंत पंचमी को हमारे पुत्र महक सिंह 20वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में हम एक भव्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपकी उपस्थिति का सादर प्रार्थनीय है। राजा जय सिंह, जैतपुर राज्य। महाराज, पत्र में क्या लिखा है? महारानी जैतपुर के युवराज महक सिंह की बसंत पंचमी को 20वीं वर्षगांठ है। राजा जैत सिंह वर्षगांठ के समारोह पर हमें आने का निमंत्रण पत्र भिजवाया है। तो आप क्या उस दिन जैतपुर जाएंगे महाराज? हमें उस दिन वहां जाना ही पड़ेगा महारानी। जैतपुर के निमंत्रण को भला कैसे ठुकरा सकते हैं हम? लेकिन महाराज, आपने हमसे वादा किया है कि बसंत पंचमी को आप हमें रमणीय बेलावन का भ्रमण हेतु ले जाएंगे। महारानी, बेलावन का भ्रमण फिर किसी दिन कर सकते हैं। तुम ये बताओ, राजा जय सिंह के निमंत्रण को ठुकरा कर ठीक होगा? जिसे अगर अपने पुत्र ये अगर बुरा मान गए तो? रानी म- मद मदालता ठंडी सांस खींची। ठीक है महाराज, मैं आपको वहां जाने से नहीं रोकूंगी। सेवक, तुम जैतपुर से आए हो, दूध से अतिथि गृह में ठहराओ। हम रात्रि को उनसे मिलेंगे। जो आज्ञा महाराज। रात्रि होने पर दूत राजा जय सिंह से कहना कि हम युवराज की वर्षगांठ समारोह में अवश्य आएंगे। अच्छा महाराज। और बसंत पंचमी के 2 दिन पहले जब राजा अवती सेन जैतपुर जाने के लिए तैयार हुए, ओह अब सुकुन आछी। और महारानी मदनलता ने तत्काल ही आगे बढ़कर अवती सेन से कहा, महाराज जैतपुर न जाइए। दासी के चीख पर आप सुकून कर दिया है और मेरी दाई आंख भी बार बार फड़कने लग रही है। लगता है जैसे कुछ अपशकुन घटने वाला है। रानी जी, इन शुभ अपशकुनों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना पड़ता। मुझे जैतपुर जाने से न रोकूं। और राजा अवतीसेन के आदेश पर सारथी रथ आगे बढ़ा दिया। भगवान, महाराज जिद करने पर जैतपुर जा रहे हैं। यदि वहां पर कोई विपत्ति आई तो इनकी रक्षा करना। और दूसरे दिन पूरे दिन का सफर तय करने के बाद राजा अवतीसेन जैतपुर जा पहुंचे। राजमहल के द्वार पर राजा जैत सिंह ने उसका स्वागत किया। राजा अवती सेन, मुझे खुशी हुई आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर जैतपुर पधारे। राजन, आपने बुलाया और हमने आते भला यह कैसे हो सकता है? राजकीय अतिथि गृह में अवती सेन को ठहराया गया और कुछ देर बाद हम आराम करने के बाद पश्चात राजा अवती सेन घूमने के उद्देश्य से कक्ष से बाहर निकले। अरे राजा धवल सिंह, आप भी यहाँ आए हैं? तो क्यों क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? नहीं नहीं, मैं ऐसे कब कहा है? आप हमसे एक एक ही गुरु के शिक्षा ग्रहण करने की है, इसलिए हम आप गुरु भाई हुए। आपको देखकर मुझे हजार अपार हर्ष हो रहा है। क्षमा करना राजा अभितिशन, मैं जरा जल्दी में हूँ। यह कहकर राजा धवल आगे बढ़ गया। लगता है धवल सिंह हमसे मिलकर प्रसन्न नहीं हुए, तभी हमें इस प्रकार उससे छिप छिप पीछा छुड़ा कर चले गए। लेकिन क्यों? फिर बसंत पंचमी के दिन महाराज, सब तैयारियां हो चुकी है। आइए मेरे साथ समारोह स्थल पर चलिए। चलो सेवक, हम तैयार हैं। और जब समस्त स्थल पर पहुंचे, महाराज आप अपना स्थान ग्रहण करिए। अरे, राजा धवल सिंह भी यहाँ बैठे हैं। राजा अभित सेन, हमारी बगल में स्थान ग्रहण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा अतिसेन ने जैसे अपना स्थान ग्रहण किया, धवल सिंह क्रोध से तमतमा उठे और धवल सिंह उठ खड़ा हुआ। यह आप क्या कह रहे हैं राजन? आपकी अम, बगल वाली स्थान पर बैठे हमें कर हमने ऐसा कौन सा
अपराध कर दिया। अवधि, अपराध पूछते हो? जो बल्लमगढ़ जैसे छोटे राज्य का राजा और हमारे बराबर में बैठे, यह कैसे बड़े राज्य के राज्य करने का घोर अपमान है। और अवतिसेन, हमसे इस प्रकार बहस करके करोगे और जाओ, जाकर किसी दूसरे स्थान पर बैठ जाओ, इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राज्य की भलाई है। तो तुम हमें धमकी दे रहे हो? किसी भी सूरत में अपने स्थान को नहीं बदल सकता। कान खोल के सुन लो तुम दोनों। यह झगड़ा देख जैत सिंह अपने स्थान से उठकर उनके पास आए। उसे देख, राजा जय सिंह, आपने कैसा गलत इंतजाम किया है। राजाओं को श्रेष्ठता अनुसार समारोह में सतल में बैठने का उचित ध्यान तो दिया होता। महाराज, आखिरकार क्या हुआ, हमें भी कुछ समझाइए। तो सुनो, आप राजा अवती सेन को बैठने का प्रबंध किसी और स्थान पर करवा दीजिए। राजा धवल सिंह एक विशाल देश के अत्यंत शक्तिशाली राजा है। कूटनीति से काम लेते हुए वह धवल सिंह की बात मान लेनी चाहिए। यह सोच राजन, मैंने आपका विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप यह स्थान छोड़कर मेरे साथ चलिए और मेरे साथ बैठकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। राजन, लगता है आप राजा धौल सिंह की ताकत से डर गए हैं। आपके राज्य में हमारा घोर अपमान हुआ है। हम इस बात से जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। आ, इतने अपमानित होने के बाद हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। और अपमान का आग में कांपते हुए अवंती सेन अपने स्थान से उठे और समारोह के स्थान को छोड़कर चल दिए। राजन, राजन रुक जाइए, इस प्रकार समारोह स्थल से जाकर कृपा व्यंग में मत डालिए। जय सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि रंग भंग नहीं आपत्ति किसी और ने डाला है, किंतु हम भी, फिर भी तुम मुझे दोषी समझ रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि मानी की दाद देता हूँ। अवती से समारोह संदल से सीधे अपने रथ पर के पास गए। सारथी, रथ चलने के लिए तुरंत तैयार करो, हम इसी समय बल्लमगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और फिर कुछ देर बाद रथ बल्लमगढ़ की ओर दौड़ रहा था और अवती सेन बल्लमगढ़ पहुंचे। अतिसेन, अरे राजा महाराज, अरे महाराज, आप तो बहुत जल्दी जयपुर से लौट आए। क्या सम्राट इतनी जल्दी स, क्या समारोह इतनी जल्दी समाप्त हो गया? रानी, महारानी, इस समय हमारा चित्त ठीक नहीं है, इसलिए हमसे कुछ न पूछो। महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या आपकी चिंता का कारण पूछ सकती हूँ? महारानी, इतना, बस इतना ही जान लो, जयपुर से रवाना होते समय हमने तुम्हारा कहना न मानकर वहां जाने तो शायद ठीक होता। क्या वहां कोई अप्रिय घटना हो गई महाराज? हाँ महारानी, कुछ ऐसा ही समझ लो। इस समय तुम्हें इस विषय में विस्तार से न बता सकूं पाऊंगा। राजा अव, अवतिसेन ने उसे समय प्रधानमंत्री मणिचंद को अपने कक्ष में बुलाया। महाराज दास को कैसे याद किया? और जब अवतिसेन ने प्रधानमंत्री चंद्रमणि को जयपुर राज्य से घटी घटना को विस्तार से बताया, तत्पश्चात प्रधानमंत्री राजा धवल ने ब्रीज सभा में हमारा अपमान किया है, हम उसे अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं। हम जितनी जल्दी हो धौलपुर पर हमला करना चाहिए। महाराज, धवलगढ़ पर हमला करने की राय आपको कभी नहीं दूंगा। राजा धवल सिंह के पास विशाल सुदृढ़ सेना है और उससे टक्कर लेना हमारी छोटी सेना के पक्ष की बात नहीं है। हम युद्ध में पराजय ही देखना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, इस हालत में मैं धवल सिंह को अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। बात, महाराज, राजा धवल सिंह के नीचा दिखाने के लिए युद्ध के अलावा भी कोई रास्ता ढूंढना होगा, तो ढूंढिए उस रास्ते को। और प्रधानमंत्री चंद्रमणि सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद सोचने के बाद, महाराज, मैंने समस्या का हल ढूंढ लिया है। क्या हाल है प्रधानमंत्री जी? महाराज, हमें विष कन्या मोहिनी
को मोहरा बनाकर राजा धवल सिंह को मात देनी होगी। प्रधानमंत्री जी, कुछ समझा नहीं, विषकन्या मोहिनी भला राजा धवल सिंह को कैसे सबक सिखाएगी? महाराज, जिस विषकन्या मोहिनी को शिकार पर डालकर राजा धवल सिंह के पास भेजना होगा, वहां जाकर अपने रूप जाल में द्वारा हमारी योजना को क्रियान्वित करेगी। प्रधानमंत्री ने विस्तार से राजा धवल सिंह को योजना समझाई और सारी बात जानने के पश्चात, प्रधानमंत्री जी, योजना तुमने बहुत अच्छी बनाई है। इसमें जल्दी ही इसमें जल्दी इसमें हल्दी लगेगी ना पटकरी, और रंग बिचोखा आएगा। और इस समय विषकन्या मोहिनी को बुलाओ। और कुछ समय देर बाद विषकन्या मोहिनी राजा अवती सेन के सामने खड़ी थी। मोहिनी, तुम्हें आज ही धौलगढ़ जाना होगा। वहां पूछकर मुझे क्या करना होगा महाराज? मोहिनी मोहिनी, वहां जाकर तुम्हें एक नहीं अपितु 3 युवकों को एक एक करके रूपजाल में फंसाना होगा। तत्पश्चात उनसे विषैले व्यक्तित्व का प्रभात से यमलोक पहुंचाना होगा। उन तीनों युवकों के नाम क्या है महाराज, और वे किसके पुत्र हैं? वह तीनों धौलगढ़ के राजा धवल सिंह के पुत्र हैं, और उनके नाम धवल, कुशल और कुशाल और निश्चिल है। ठीक है महाराज, आप आज ही धौलगढ़ के लिए प्रस्थान करती हूँ। और कुछ देर बाद विषकन्या मोहिनी रथ धौलगढ़ में जाकर की ओर दौड़ा जा रहा था। जब उसका रथ धौलगढ़ राज्य में के समीप पहुंचा, मुझे रथ से नहीं, यहीं पर छोड़ कर पैदल ही धौलगढ़ की ओर प्रस्थान करना चाहिए, ताकि किसी ने मुझे किसी प्रकार का शक न हो। और उसने सारथी से कहा, चित्ररथ, रथ को यहीं पर रोक दो। और चित्ररथ ने तुरंत ही रथ को रोक दिया। चित्ररथ, मैं पैदल ही यहाँ से धौलगढ़ जाऊंगी, तुम्हें रथ के साथ यहीं वापस लौटना होगा। ठीक है, तुम्हें रथ के साथ यहीं वापस लौटना होगा। तो चित्ररथ ने प्रत्येक 5वें दिन अवधि अर्धरात्रि के पश्चात तुम्हें इसी स्थान पर मिलने आया करूंगी, और अपने कार्य की प्रगति के बारे में तुम्हें सूचना देकर धौलगढ़ वापस लौट जाया करूंगी। अच्छा है, मैं आज से ठीक 5 दिन बाद रात्रि की इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और चित्ररथ को अपनी दृष्टि से ओझल हो जाने के पश्चात धौलगढ़ की ओर चल दी। धौलगढ़ में पहुंचकर सबसे पहले मुझे किसी सराय में ठहर जाना चाहिए, रात गुजारनी चाहिए, और समय में किसी तीनों राजकुमार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और मोहिनी एक निर्जन स्थान पर अपना रूप बदला और सराय की खोज में नगर के अंदर जाने लगी। और कुछ देर बाद एक सराय में थी। आज की रात बिताने के लिए मुझे इस सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है बेटा? क्यों नहीं बूढ़ी माँ, लेकिन एक सराय रात गुजारने के बदले ये यात्रियों को एक स्वर्ण मुद्रा लेता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगी बेटा। तो आओ बूढ़ी माँ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। बेटा, कमरा बाद में देखूंगी, पहले अलाव के पास बैठकर थोड़ा से हाथ सेक लूं, सर्दी लग रही है। ठीक है बूढ़ी माँ, आओ बैठ जाओ। और बुढ़िया मोहनी वहीं पर बैठकर अलाव में हाथ से कपने लगी। सुना, इस राज्य में 3 जवान बेटे हैं। यहाँ एक यहाँ का राजा एक बड़ा खुशहाल होगा, खाक खुशहाल होंगे। महाराज धवल सिंह माना, इस समय उसकी शक्तिशाली सेना किसी भी राजा से टक्कर ले सकती है। यहाँ यह यह भी माना कि इस समय महाराज धवल सिंह की सुख वीरता का दाग चारों ओर फैली हुई है। पर महाराज धवल सिंह इस राज्य में भगवान इस पर महाराज धवल सिंह के बाद इस राज्य का भगवान ही मालिक है। पता नहीं तब क्या होगा, कैसे इस राज्य पर
अधिपति बन पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तुम चिंता न करो, महाराज धवल सिंह के बाद बेटे सुचारू रूप से देश की बागडोर संभाल लेंगे। ऐसा होना नामुमकिन है बूढ़ी माँ। क्यों बेटा? बूढ़ी माँ, महाराज धवल सिंह का बड़ा बेटा प्रलभ है, वह कुषाण एवं आंख से काना, वह अत्यंत धूर्त है। चालाकी उसकी रग रग में बसी है, वह राजपाट संभालने के बिल्कुल अयोग्य है। महाराज का दूसरा बेटा कुशाल पक्का मद्रास सेवी है, हर समय भोग विलास में डूबा रहने वाला, वह नृत्य गान इत्यादि के अलावा कुछ और नहीं सूझता। हाँ, महाराज का तीसरा बेटा फिर चल निश्चित ही बुद्धिमान और मेधावी और सच्चा सच्चा चरित्र है, पर महाराज के बाद राजपाट संभालने में सर्वथा योग्य है, पर उसे राजपाट किसी भी सूरत में नहीं मिल सकता। वह क्यों बेटा? क्योंकि प्रलभ वह कुशाल ही निश्चल निश्चल से बड़े हैं, और सबसे पहले प्रलभ सिंहासन का दावेदार है, उसके बाद कुशाल इस उत्तराधिकारी को पाने की अधिकारी है। निश्चित ही इन दोनों के बाद ही इस पद का उत्तराधिकारी बन सकता है, पर ऐसा होना असंभव है। यह तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, सबसे पहले बड़े पुत्र का राजपाट सौंपा जाता है, युगों युगों से यही रीत चली आ रही है। सराय मालिक अनजान अनजान में ही राजा धवल सिंह के तीनों पुत्रों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मेरे हाथ लग गए हैं। इन सुरागों के सारे मैं अपनी योजना को कार्यरत करूंगी। अब मुझे यहाँ उसे उठकर अपने कमरे में चलना चाहिए। सराय के मालिक उसे कमरे में छोड़ने लगा। यह लो बेटा, आज रात के ठहरने की का किराया। सुबह होने पर, बेटा कल रात तुमने मुझे महाराज धौल सिंह के तीनों बेटों के बारे में बताया था, बस इतनी बात और बता दो कि उन तीनों में कौन सा विवाहित है, कौन सा अविवाहित है। यह तुमने खूब पूछी बूढ़ी माँ। भला कौन कुरूप प्रबल का विवाह अपनी बेटी के साथ करने को तैयार होगा? इससे छोटे कुषाण का रंगीन के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं, उसे अपनी बेटी कौन देगा? और निश्चल वह एक नेक युवक है, उससे कोई संघर्ष ही अपनी बेटी देने को तैयार हो जाएगा, पर जब तक दोनों बड़े भाई कुंवारे रहेंगे तब तक वह अपने विवाह कैसे कर सकता है? पर बूढ़ी माँ, तुम यह क्यों पूछ रही हो बेटा? बस यूं ही उनके बारे में, तीनों के बारे में पूछ बैठी हूँ। मोनी द्वारा वृद्धा का रूप सराय को छोड़ा, और सराय से कुछ दूर जाने के बाद अपने एकांत स्थान पर अपना रूप बदला और सड़क के किनारे जाकर बड़ी खड़ी हो गई और महल की ओर से आ रही थी। राज राजकुमार प्रलभ जब महल से बाहर निकलेगा तो सड़क पर से होकर गुजरेगा, मुझे यहीं खड़ी रहकर उसकी प्रतीक्षा करनी होनी चाहिए। और दोपहर तक प्रतीक्षा करती रही, जब जाकर उसकी इच्छा पूर्ण हुई। सराय के मालिक के कथन अनुसार यह राजकुमार प्रलभ ऐसे विशेष रशिया रशियत को तो बड़ी आसानी से लाखों आदमियों के बीच पहचाना जा सकता है। शख्सियत और पल्लव का रथ उसके समीप से गुजरा। रुकिए राजकुमार, रुकिए। राजकुमार पल्लव ने तुरंत ही रथ रोक दिया। पश्चात मोहिनी की तरफ दौड़कर उसने रथ के समीप आई। तुम सुंदरी, तुम कौन हो? तुमने हमें आवाज देकर क्यों रोका? हाँ राजकुमार, मुझे से यह अपराध हुआ है। कहो, हमने क्या कहना चाहती हो? क्षमा करिए राजकुमार, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। यानी राजकुमार, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ क्या? हाँ युवराज, बेशक आप शरीर में वयस्क रूप में थोड़ा अ- अंतर है, पर आप मन के बहुत कोमल और सुंदर हैं, इसलिए आपको पति के प्राप्त रूप में करना चाहती हूँ। आप आज्ञा दें तो। ओह, बड़ा सुंदर अव- अवसर मेरे हाथ लगा है। मेरी शारीरिक क्रूरता के कारण आज तक कोई मेरा विवाह नहीं हो सका। जब यह सुंदरी युवक स्वयं मेरे
सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख रही है तो मुझे निष्कंसित का सौ प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सोच मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है सुंदरी। ओह, तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ राजकुमार। आओ सुंदरी, हमारे महल में चलो। हम तुम्हें अपने पिताजी महाराज से मिलवाएंगे। नहीं राजकुमार, पहले आप मेरे माता पिता से मिलेंगे। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? वे राजा की सीमा के समीप एक झोपड़ी में रहते हैं। उनसे मिलने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो शुभ कार्य में देरी कैसी? आओ मेरे साथ रथ में बैठो, जाओ मैं तुम्हारे माता पिता के पास ले चलो। चलिए राजकुमार। और मोहिनी रथ में जा बैठी और पल्लव के साथ आगे बढ़ा। यहाँ तक तो मेरी योजना निर्विघ्न सफल हो गई। मुझे अपने तकदीर पर सेवा की ईर्ष्या हो रही है। आज एक सुंदरी ने मुझे जैसे कुरूप को आगे प्रमाण निवेदन किया। सिर तीरथ एक निर्जीव स्थान पर होकर गुजरा। राजकुमारी, बड़ी सुंदर जगह है, क्यों ना हम कुछ देर यहाँ बैठकर बातें करें। विचार अच्छा है। और पल्लव ने रथ रोक कर एक पेड़ के नीचे रोक दिया। सुंदरी, तुम्हें अपने इतने समीप पाकर मैं तुमकी बाहों में भरकर चूम लूं, तो आपको रोका किसने है राजकुमार? आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। और पल्लव ने लपक कर मोहिनी को बाहों में भर लिया और अगले ही पल बन गया काम। मेरे शरीर में भी घातक विष इसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब यह बचेगा नहीं। और क्षण भर के प्रभाव से शरीर नीला पड़ गया। वह निष्क्रिय होकर जमीन पर गिर पड़ा। मोनी ने मोनी ने घसीट कर उसके शव को रथ में चढ़ाया और तत्पश्चात एक दिशा में धवलपुर वापस भेजने के लिए द्वितीय घोड़े पर चाबुक मार दिया। अब यह रथ धवलगढ़ में जाकर रुकेंगे। और मोहनी का सोचा पूरा हो गया। वह धवलगढ़ में पहुंचे। अरे यह क्या राजकुमार पल्लव को क्या हो गया? राजकुमार तो रथ में मृत पड़े हुए हैं। और सैनिकों ने रथ को रोका। ओह, राजकुमार तो मृत पड़े हुए हैं क्या? जब पल्लव का शव महल में ले जाया गया। ओह पल्लव, यह क्या हो गया? वो और धवल सिंह पुत्र के अस्वस्थ मृत्यु से अस्वस्थ रह गए। जैसा भी हो, आखिर पल्लव था तो हमारा खून ही। इस घटना के 5वें दिन रात्रि को मोहिनी चित्रकथा को कह रही थी। चित्ररथ, महाराज अमित सेन से कहना मैंने पल्लव को ठिकाने लगा दिया। अच्छा मोहिनी। वह सूचना चित्ररथ बल्लभगढ़ पहुंचकर राजा अवती सेन को दी। धवल सिंह एक के बाद अपने पुत्रों को मरते देखेगा, बुरी तरह टूट कर रह जाएगा। जब अपने तीनों पुत्र मर जाएंगे तो हम उसके राज्य पर हमला कर देंगे। उस अवस्था में पुत्र की मृत्यु की बुरी तरह हाथ धवल सिंह का मुकाबला करने योग्य कदापि नहीं रह पाएगा। उधर मोहिनी राजकुमार कुशाल से मिलने का अवसर खोज रही थी। एक दिन यह महल में किसका रथ निकला जा रहा है? अरे तुम इसे नहीं जानती बहन? यह दुराचारी राजकुमार कुशाल। इसकी बुरी नजरों से बचकर रहना कु- कुशलता। और यह कह वह स्त्री अधिशर्त वापस मुड़कर वहां से चली गई। अब मुझे अपना नाटक प्रारंभ करना चाहिए। और जब कुशाल का रथ उसके समीप से गुजरा। अरे कुशाल तनक भी रथ रोक लिया। रथ से उतर कर मोहिनी के समीप आया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं राजकुमार, थोड़ा सा घुटना छिल गया। क्षमा करना सुंदरी, मेरे साथ तुम्हें चोट लगी। पर तुम इतनी हड़बड़ी में सड़क पार कहाँ जा रही थी? राजकुमार, मेरा बेला है। मैं नर्तकी के सामने फूलों का गजरे की दुकान देख देखी। गजरे खरीदने के लोभ में स्वयं सम, स्वयं को रोक न सकी और इस सड़क पर पार करने गजरे की दुकान पर पहुंचना चाहती थी। इसी जल्दी में आपने रथ से टकरा गई। तो तुम नर्तकी हो? जी राजकुमार। बेला, आज तुम हमारे सामने नृत्य करोगी, यह हमारा आदेश है। लेकिन कहाँ राजकुमार? महल में। यदि धवल सिंह को इस बात का पता की सूचना मिल गई तो
नहीं नहीं, उसे हमें पता नहीं लगने देंगे। धवलगढ़ की सीमा पर हमारा एक महल है, उस महल में तुम हमारे साथ निरंतर आनंद आनंद लेंगे। कुशाल उसी समय मोहिनी को उस महल में ले जाकर पहुंचा। बेला इस महल की मेला इस महल की गई हमारी कारगुजारियों को भनक तक पिताजी महाराज को नहीं लगती। इस वीरान में केवल हमारा ही राज है। और कुछ देर बाद कुशाल मदिरा के जाम पर जाम चढ़ा रहा था और मोहिनी के साथ नृत्य करने लगी। जब कुशाल नशे में बुरी तरह मदहोश हो गया, अगले ही पल कुशाल का शरीर नीला पड़ करना प्रारंभ हो गया। और जब कुशाल राजा धवल सिंह के पास ले जाया गया, ओह कुशाल भी हमारा साथ छोड़ गया। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? हमारे एक एक पुत्र को इस प्रकार क्यों मर रहे हैं? बू कुशाल की चिता राजकुमार निश्चित ने अग्नि दी। और इस घटना की 5वीं रात चित्ररथ महाराज को कहना कि कुशाल की जीवन लीला भी समाप्त कर दी है। अब मेरा अगला स्थान निश्चल होगा। सुना है वह एक बड़ा गुणी और अच्छे चरित्र वाला है, उसके अपने जाल में किस प्रकार फंसाऊं? अगले दिन जब वह धवलगढ़ में घूम रही थी, ओह राज परिवार का रथ मंदिर के बाहर खड़ा है, लगता है राज परिवार का कोई सदस्य मंदिर के दर्शन में आया है। मोहनी मंदिर के द्वार पर पहुंची। पुजारी जी, क्या मंदिर में राज परिवार का कोई सदस्य आया? हाँ बेटी, राजकुमार निश्चल भी बहुत ही धर्म प्रेमी है, वह दिन प्रतिदिन यहाँ पूजा करने आते हैं। यह सुन मोहनी लपक कर मंदिर में घुस गई। अरे वाह, राजकुमार निश्चल भगवान की मूर्ति के समक्ष घुटन पहुंच मोहनी अपना नाटक प्रारंभ कर दिया। भगवान, मेरे माता पिता को तूने छीन लिया, अब इस दुनिया में मुझे अनाथ को कौन सहारा देगा? काश मेरा कोई भाई होता। वह इतना कहकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। वो अगले ही पल, अरे बहन रो मत, आज से तुम्हारा भाई बनूंगा। और रोती हुई मोहिनी झटके से सिर उठा लिया। सच आप मेरे भाई बनोगे? हाँ, आज रक्षाबंधन नहीं है तो बहन मैं अपने आपको आज रक्षाबंधन तो नहीं है बहन, पर फिर भी मैं अपने विश्वास की पूर्ति के लिए तुमसे अपनी कलाई पर राखी बांध सकती हो। यह सुन मोहिनी ने अपना आंचल फाड़ा और उसे निश्चित की कलाई पर बांध दिया। तत्पश्चात मेरे भाई की उम्र हजारों वर्ष हो, तुम्हें किसी की नजर न लगे। अगले ही पल, आह, मोहिनी इस कार्य को पूरा हो चुका था, इसलिए बिना पल गवाए वह मंदिर से बाहर आ गई। मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अब मुझे धवलगढ़ को छोड़कर बल्लमगढ़ पहुंच जाना चाहिए। कुछ देर बाद, अरे राजकुमार तो मृत पड़े हैं। निश्चित निश्चय ही शव को महल ले जाया गया। ओह, हमारे कुल का अंतिम दीपक भी बुझ गया। बेटा, तुम हमें छोड़ गया, उठो। महारानी राजकुमार का अंतिम संस्कार का प्रबंध करना है। नहीं महाराज, मैं अपने लाल को आग के हवाले नहीं करूंगी। यह तुम क्या कह रही हो महारानी? महाराज, मेरे तीनों पुत्र अकाल मृत्यु मरे हैं। अवश्य ही कोई बात है, रहस्य है। रहस्य को भी को हम क्या कर सकते हैं राजकुमार? महारानी, महाराज एक बार आपने बताया था गुरु महर्षि समीपन बहुत ही ज्ञानी है, वे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात में जान सकते हैं। आप राजकुमार निश्चित के शव को उनके पास ले जाइए और उन निश्चित की मृत्यु का कारण पूछिए। कारण बताने के साथ साथ ही पता प, क्या पता वे निश्चित को जलाने की कोई उपाय बता दे। शायद तुम ठीक कह रही हो महारानी, इस बारे में हमें कुछ सोचा ही न था। और धवल उसी समय निश्चित सुखवैसव के साथ समीप संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचा। धवल, क्या हुआ तुम्हें पुत्र को? गुरुवर, मेरा दुनिया लुट गई। आप बता सकते हैं कि मेरे बाकी पुत्रों के साथ क्या हुआ था? और यह संदीपन ऋषि ने ध्यान में डूब गए और कुछ देर बाद उन्हें आंखें खोली। तो यह बात है। उन्हें धवल को कहा, बेटा धवल, काफी तुम्हारे बाकी पुत्रों तो मैं वापिस नहीं ला सकता, पर इसे जीवन दान दे सकता हूँ। सच गुरुदेव।
हाँ, लेकिन अपने पुत्र केशव के साथ कुछ दिन तुम इसी आश्रम में रुकना होगा। मैं रुक जाऊंगा गुरुदेव। और वंदीपन संदीपन ऋषि ने निश्चित शव पर एक लेप लगाया। इस लेप के कारण धवल तुम्हारे बेटे का कोई शव कई माह तक खराब नहीं होगा। और संदीपन ऋषि एक पत्र लिखा और उस पत्र पर अपने एक शिष्य को देकर वह इस पत्र को बल्लमगढ़ के राजा अवतीसेन को दिया जो 11 गुरुदेव। उधर बल्लमगढ़ में महाराज, मैं अपना कार्य पूरा कराई हूँ। हमें तुम पर ऐसी ही उम्मीद थी मोनी। अवतीसेन उसी समय प्रबंध प्रधानमंत्री चंद्रमणि को बुलाया। प्र- प्रधानमंत्री, इस समय अवतीसेन धवल के पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबा होगा, उस पर हमला करना उचित अवसर है। ठीक कह रहे हैं महाराज। हम आज ही धवलगढ़ की ओर सेना लेकर कूच करते रहे हैं। ठीक है महाराज, सेनापति को इस बात की सूचना भिजवा देता हूँ। अभी उसी समय महाराज संदीपन का पत्र उसके शिष्य राजा अवतीसेन के पास पहुंचा। राजा अवतीसेन, तुम पत्र मिलते ही मुझसे मिलने आओ। मेरा मेरे आराम मेरे आश्रम चले आओ। साथ ही मोहिनी नाम की विष कन्या को भी लाना ना भूलना। तुम्हारा गुरु महर्षि संदीपन। पत्र पढ़ के सोच में डूब गया। गुरुदेव ने मुझे आश्रम में क्यों बुलाया है? वह भी विष कन्या मोहिनी के साथ। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना होगा। और धौलगढ़ की ओर कुछ करने का विचार अगर वापस लौटने के तक स्थगित करना पड़ा। और अवती सेन उसी दिन महर्षि संदीपन के आश्रम में पहुंचे। राजा धौल सिंह यहाँ जब संदीपन के पास पहुंचा, गुरुवर, मुझे कैसे याद किया आपने? बैठो, सब कुछ बताते हैं तुम्हें। राजा धवल सिंह के मृत बड़े पुत्र निश्चल यहाँ। महर्षि संदीपन के आदेश पर उसको एक शिष्य राजा धवल सिंह के कुटिया को बुलाया। अवतीसेन, इस मृत व्यक्ति को पहचानते हो? यह धवल सिंह का तीसरा और अंतिम पुत्र निश्चित है। निश्चल है। अवतीसेन, जग जग से अपने जग से अपमान में तुमने धवल सिंह को इतना क्रूर बना दिया। विषकन्या द्वारा इसके तीनों पुत्रों को मरवा डाला। क्यों मेरे पुत्रों को राजा अवतीसेन ने मरवाया है? ओह हाँ धवल, लेकिन दोषी तुम भी हो। इस प्रकार मेरी सभा भरी सभा में अवतीसेन का अपमान करना नहीं चाहिए था, परंतु तुम्हारा यह कसूर, तुम उस समय शक्तिशाली अभिमान के मद में चूर थे। गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि मुझसे उस समय गलती हो गई। अवतीसेन, विष कन्या मोहिनी से कहो कि निश्चित शरीर में फैले जहर को वह वापस अपने अंदर खींच ले। गुरुदेव, आदेश को मानना ही होगा। उरावती सेन के आदेश पर अब निश्च मोहिनी निश्चित शरीर के शरीर पर सारा विष वापस खींच लिया। निश्चित जीवित होकर बैठ गया। आह निश्चित, तुम ठीक हो गए? हाँ पिताजी महाराज। अवती सेन व धवल सिंह, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात को गांठ बांध लो। जीवन में हर समय सूझबूझ से काम लेते हुए कभी दूसरे की नहीं करना चाहिए। मानव अगर एक दूसरे के प्रेम नहीं करता तो मानव और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? गुरुदेव, हमें शर्मिंदा है, आप जैसे गुरु के शिष्य होते हुए भी हमने गलत मार्ग को चुना। हमें पर ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब तिशन, तुम्हारी ललिता नाम का विवाह योग्य पुत्री है। उसका विवाह धौल सिंह के पुत्र से निश्चित कर दो। मैं भी इस संबंध को स्वीकार करता हूँ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं गुरुदेव। और शुभ मुहूर्त में धूमधाम के साथ अवती और निश्चित का विवाह हो गया। इस संबंध में अवती सेन और धवल सेन के संबंधों में पक्की दृढ़ता आ गई।